हेलो स्टूडेंट बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, हम मौलिक अधिकारों के बारे में करवा रहे थे। मैंने आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित आपको बताया था कि हमारे जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय देश के अंदर हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 के अंदर 1978 के अंदर हमारे एक मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति का मौलिक अधिकार ख़त्म करके संपत्ति का मौलिक अधिकार उसको कानूनी अधिकार, और वर्तमान में हमारे पास कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार का वर्णन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाया था। आज इन्हीं मौलिक अधिकारों की पहले तो मैं आपको विशेषता बताऊंगा कि विशेषता क्या होती है, इनके मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है। इनकी मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या क्या मौलिक अधिकारों के बारे में हम क्या क्या चीज़ अच्छी देखते हैं जो इनके बारे में जो कारगर रूप से लागू होती है। तो बच्चों, मौलिक अधिकारों की विशेषता में सबसे पहले है व्यापक तथा विस्तृत। पहला है हमारा व्यापक तथा विस्तृत। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्यापक तथा विस्तृत क्या है। व्यापक तथा विस्तृत का अर्थ है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से और 35 तक इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनकी ये काफ़ी विस्तृत है, यानी कि काफ़ी विस्तृत का मतलब कि काफ़ी लंबे अध्याय। संविधान की रचना के समय तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे और नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जैसे कि मैंने बताया कि 44वें संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ, 1978 में, 1978 के अंदर 44वें संवैधानिक संशोधन पारित हुआ। तो उस समय 7वां मौलिक अधिकार को हटाकर हमने क्या कर दिया कि कानूनी अधिकार उसको बदल दिया, यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया। अब नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का बड़े विस्तार से वर्णन करने के साथ साथ इनकी सीमाएं इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों में यह व्यवस्था की गई है कि यह बड़े तथा विस्तृत है, और विस्तृत का तात्पर्य है कि जैसे हम समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं तो उसके अंदर हम आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक उसका पूर्ण रूप से हमने उसके बारे में बताया गया कि उसके अंदर ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती है, तो विस्तृत। फिर हमने अगले स्वतंत्रता का 19 से और 22 तक उसका पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या की गई कि उसके अंदर ये चीज़ आती है इस मौलिक अधिकार के अंदर। तो विस्तृत का और व्यापक का मतलब कि ये सबसे ज़्यादा बड़े और विस्तृत व्यापक है, ये पहली विशेषता हो गई। हमारी दूसरी विशेषता के बारे में हम पढ़ते हैं, ये है असीमित नहीं है। दूसरा, असीमित नहीं है, इट मीन्स भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि सामाजिक हित, न्याय, सुरक्षा, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध आदि का ध्यान में रखकर उन्हें सीमित करने की शक्ति संविधान ने राज्य को दी गई है, और संविधान के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नामंजूर करके यह स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि इनकी लिमिटेशन नहीं है, और बल्कि उदाहरण के तौर पर अनलिमिटेड यानी कि असीमित नहीं है, बल्कि एक क्राइटेरिया के अंदर है। उदाहरण के तौर पर भारतीय नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है जैसे, लेकिन इसका दुरुपयोग करके कोई भी नागरिक समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में घृणा फैला नहीं सकता। अब मान लीजिए जैसे अभी इलेक्शनों का दौर चल रहा है कि इलेक्शन चल रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, अभी रिजल्ट आया है अभी हाल ही के अंदर उसका, तो तमिलनाडु के अंदर हुआ, असम के अंदर इलेक्शन हुई, केरल के अंदर हुई इलेक्शन, इन राज्यों के अंदर इलेक्शन हुए। तो उसके अंदर आप ऐसा कोई विवादास्पद टिप्पणी नहीं दोगे, क्योंकि समाज या वर्ग के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं दोगे कि जिससे किसी वर्ग को क्षति पहुँचे, यानी कि किसी समाज या वर्ग को हानि पहुँचे। तो इस प्रकार की हम टिप्पणी नहीं दे सकते, इस प्रकार की हम टिप्पणी का कार्य नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब कि ये दिया गया है, ये इसकी विशेषता है। हमारी तीसरी विशेषता है इसके अंदर मौलिक अधिकारों की विशेषता है कि केंद्र
और राज्यों की शक्तियों पर प्रतिबंध, कि केंद्र व राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण या प्रतिबंध, प्रतिबंध सही रहेगा, प्रतिबंध वर्ड अच्छा रहेगा। यानी कि जो मौलिक अधिकार है ये हमारे मौलिक अधिकार है। केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सरकार, राज्य जैसे हरियाणा में, पंजाब में राज्य सरकार हो, तथा जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आदि की शक्तियों को इस रूप में प्रतिबंधित करने लगा है कि ये इकाइयाँ मौलिक अधिकारों को दी गई है और इन्हें कानून तथा नियम तथा उपनियम नहीं मानेंगे, बल्कि अगर ऐसा करेंगे तो न्यायपालिका उन्हें क्या कर देगी, रद्द कर देगी। तो ये शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि ये चीज़ें हमें दी गई है। चौथा है बच्चों, ये तीसरा पॉइंट था, अभी चौथा पॉइंट है विशेषताओं के अंदर। हमारा चौथा पॉइंट है सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप मौलिक अधिकारों का। सकारात्मक चौथा व नकारात्मक स्वरूप। सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप, इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर। लिख भी देता हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर। तो इसके अंदर हम बच्चों क्या देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की एक विशेषता है कि अगर उसमें नागरिकों को कुछ कार्य करने का अधिकार दिया गया है तो कुछ कार्यों को निषेध भी रखा है, यानी उनके ऊपर अंकुश भी लगाया गया है, सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 19 में दिया गया भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों का सकारात्मक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म करने वाला मौलिक अधिकार नकारात्मक स्वरूप भी है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसे अपराध मानकर अस्पृश्यता निवारण कानून के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार राज्यों की शक्ति पर रोक लगाता है, इसलिए उसका स्वरूप कैसा है, नकारात्मक है। यानी कि ये वर्णन दिया गया है। इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच दोनों इनके साथ साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि दोनों चीज़ें इनके साथ साथ एक साथ चलकर कार्य करती हैं। तो ये चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट, न्याय योग्य। इनकी जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो क्या है, न्याय योग्य हैं, यानी कि जस्टिबल है। इट मीन्स भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य घोषित करके उन्हें सुरक्षा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर और अनुच्छेद 226 के अंदर यह कहा गया कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किसी भी रूप में छीनने की कोशिश करती है तो वह नागरिक इन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है और सरकार की कार्रवाई गलत होने पर न्यायपालिका को उसे रद्द करने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये इसमें न्याय योग्य में दिया गया है, यानी कि न्याय योग्य संविधान में। तो ये इसका वर्णन ये अनुच्छेद 32 और 226 आर्टिकल्स में लिख देता हूँ। आर्टिकल्स 32 और आर्टिकल्स 226 जो उच्चतम न्यायालय के अधीन आता है, उसके अंदर ये वर्णन की न्याय योग्य है कि सभी ये जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं एक प्रकार से सभी नागरिकों को एक समान रूप से लागू होता है। और छठा पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारा छठा पॉइंट है संशोधन संभव। संशोधन संभव, मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है। देखो बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 के अंदर हम भारतीय संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है।
तो अनुच्छेद 368 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में की गई है व्यवस्था के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को बढ़ाने या कम करने की शक्ति प्रदान की गई। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन गोलकनाथ मुकदमे, केशवनाथ भारती, इंदिरा गांधी बेनाम, ये जो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके अंदर हमने अपने इन मौलिक अधिकारों को विस्तार किया, इनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनकी बात, जैसे कि संपत्ति का अधिकार था, हमने उसको हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार को हमने हटा दिया। हटाने के बाद फिर उसमें क्या, हमने उसको कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें यानी कि हमने संशोधन किया तभी तो ये चीज़ें आई, यानी कि हम संशोधन नहीं करते तो ये चीज़ नहीं होती। तो मौलिक अधिकारों में यह व्यवस्था की गई है कि संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। और 7वां और इसका विशेषताओं का अंतिम पॉइंट है कि मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन का मीन्स रद्द, रोकना। देखो, जब देश के अंदर देश की एकता और अखंडता की बात आती है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है, तो उसकी सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा, यानी कि कोई संकट आ जाए, मान लीजिए किसी विदेश, जैसे चाइना ने आक्रमण कर दिया 1962 में किया, 1971 के अंदर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उसके बाद फिर 1965 में 1971 में पाकिस्तान ने किया, 1965 में पाकिस्तान ने किया, 1962 में चाइना ने किया। तो इस कंडीशन में क्या था कि हमारे मौलिक अधिकारों को सरकार यदि चाहे तो रोक सकती थी, और उस समय ये कार्रवाई करी भी, यानी कि आपातकाल, इमरजेंसी लगा दी। उस कंडीशन में हमारे मौलिक अधिकार मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं होते, हमारे मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपात स्थिति के अंदर मौलिक अधिकारों को निलंबित यानी कि खत्म, रोका जा सकता है। और ऐसे करने की शक्ति सिर्फ किसके पास है? केंद्र के पास है, यानी कि केंद्र की जो सरकार है, वो जो पूरे देश का कानून चलाती है, तो उसके पास है। तो इस विवरण से स्पष्ट होता है कि संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा में भारतीय संविधान के नागरिकों को उचित जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो ये चीज़ हमें स्वरूप बताते हैं। तो आज मैंने आपको अभी पहले हमारे इन मौलिक अधिकारों का वर्णन मैंने एक बार रिकैपिचुलेशन कर देता हूँ कि नंबर 1, ये व्यापक है, मौलिक अधिकार विस्तृत है, असीमित नहीं है, केंद्र और राज्य की शक्ति इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, सकारात्मक व नकारात्मक स्वरूप दोनों है, न्याय योग्य है, संशोधन करने की शक्ति है, और मौलिक अधिकार निलंबित यानी कि इनको हम रोक सकते हैं, इनको रोका जा सकता है। तो ये आज मैंने आपका एक टॉपिक तो ये करवाया। एक संपत्ति के अधिकार का तो मैंने वो आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि संपत्ति अधिकार को किस प्रकार से हमने खारिज करके रोक कर हमने उसको ख़त्म किया। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। फिर आने वाली अगला जो टॉपिक है, यानी कि राजनीति के निर्देश सिद्धांत है या जो भी है, वो नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो एक बार आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का एक बार ब्यौरा मैं आपको देता हूँ कि देखो, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जिनकी राज्य सरकारें हैं कि विधानसभाएं हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं करती, लेकिन संसद उसके अंदर चेंजमेंट कर सकती है। वह न तो साधारण कानून बना सकता है और न ही उसके अंदर कमी कर सकती है, इनकी जो विधानसभाएं हैं, लेकिन इन्हें स्थगित करने की शक्ति केंद्र के पास है। परंतु जब राष्ट्रपति द्वारा देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी कि इमरजेंसी लगा दी जाती है, कर दी जाती है, तब सरकार संविधान में के अनुच्छेद 358 में, मैं नोट कर लेना, आर्टिकल्स 358 के अंदर देखो 558 का सहारा लेकर राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 19 से और 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, भाषण देने की स्वतंत्रता और ये वो जो मैंने बताया था आपको, उनको रद्द कर सकती है। और इस कंडीशन के अंदर इसके बाद राज्य के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति ये आदेश जारी करता है और संवैधानिक उपचारों के जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कर सकता है। और
ऐसा इस कारण किया जा सकता है क्योंकि आपातकाल संकट की व्यवस्था की गई है और इसलिए इसमें देश हित को या वर्ग को ध्यान में रखकर इस प्रकार का कार्य किया जाता है। परंतु इस कथन का दुरुपयोग कर हम जून 1975 के अंदर 1975 में, मार्च में और 1970 के दौरान लागू राष्ट्रीय आपात के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जैसा इस प्रकार के हक को भी हमने छीना था। तो ये हम 1975 की इमरजेंसी के बारे में अगले वाले चैप्टर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो राष्ट्रपति को जो विशेष शक्तियाँ गई हैं इमरजेंसी के लिए, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में, 356 में और 360 के अंदर इमरजेंसी पावर दी गई है, आपातकालीन शक्तियाँ। जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक कराऊंगा, जो राष्ट्रपति का जो आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर तीनों शक्तियों के बारे में, ये तीनों इमरजेंसी शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। जब राष्ट्रपति का जो आने वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो उसके अंदर मैं इसको पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा, पूरी डिटेल से मैं आपको इसके बारे में करवा दूंगा। तो नागरिकों को इस प्रकार से यानी कि मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। ये कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाने की कंडीशन के अंदर आता है। तो आज मैंने मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में आपको बताया। इसके अंदर आपने एक बार खुद अपनी किताब आप स्टडी करेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक्स, और फिर आपके अपने डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, इसमें विशेषताओं के बारे में बता दिया। आगे वाले वीडियो के अंदर हम राजनीति के निर्देश सिद्धांत व मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।